हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन की सीरीज़ का ये हमारा 11वां लेक्चर है। पिछले 10 लेक्चर में हम भारत में उच्च शिक्षा का नियामक ढांचा देख रहे थे, जिसमें 3 प्रकार की संस्थाओं या एजेंसियों के बारे में हमें बात करनी थी। पहली थी नीति बनाने वाली संस्थाएं या एजेंसियां, जिसको हमने कवर कर लिया था। दूसरी थी विनियमन आधारित संस्थाएं या एजेंसियां, इसके 2 पार्ट थे, नियामक एजेंसियां और सांविधिक पेशेवर परिषदें। ये दोनों हमने कवर कर लिए थे टॉपिक। आज से हम देखेंगे मान्यता प्रदान करने वाली संस्थाएं या एजेंसियां, एक्रीडिटेशन बेस्ड एजेंसियां या बॉडीज। मान्यता आधारित संस्थाएं, मान्यता के लिए 2 निकाय हैं स्पेशली, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन राष्ट्रीय प्रत्यायन या मान्यता बोर्ड एनबीए, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल राष्ट्रीय मूल्यांकन, और मान्यता परिषद NAAC, जिसे नाक भी बोलते हैं। पहला है हमारा नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, राष्ट्रीय प्रत्यायन या मान्यता बोर्ड। प्रत्यायन या मान्यता एक्रीडिटेशन को ही कहा जाता है, NBA। इसकी शुरुआत AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE अधिनियम की धारा 10U के तहत 1994 में की गई थी। AICTE परिषद की अनुशंसाओं के अनुसार निर्दिष्ट मानदंडों और मानकों के अनुसार तकनीकी संस्थानों और कार्यक्रमों के आवधिक मूल्यांकन के लिए इसे स्थापित किया गया था। NBA 7 जनवरी 2010 से विशेष रूप से व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों की गुणवत्ता आश्वासन और शिक्षा प्रासंगिकता के उद्देश्य से एक स्वायत्त निकाय के रूप में अस्तित्व में आया। यह स्पेशली प्रोफेशनल कोर्स और टेक्निकल कोर्स, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज के रेगुलेशन के रूप में, ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में ये इस अस्तित्व हुआ, जो विशेष रूप से पेशेवर और तकनीकी कार्यक्रमों यानी इंजीनियरिंग, प्रबंधन, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला, हॉस्पिटैलिटी के उद्देश्य से तकनीकी संस्थानों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों की मान्यता के तंत्र के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। दूसरी है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, राष्ट्रीय मूल्यांकन और मान्यता परिषद। नाक की स्थापना 1994 में UGC के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में बेंगलुरु, कर्नाटक में इसके मुख्यालय के साथ की गई थी, यानी कि इसकी मुख्यालय बेंगलुरु में है, वहीं इसकी स्थापना की गई थी। NAAC के जनादेश में गुणवत्ता आश्वासन को उच्च शिक्षा संस्थानों के कामकाज का एक अभिन्न अंग बनाना शामिल है। ये अपनी सामान्य परिषद GC और कार्यकारी समिति EC के माध्यम से कार्य करता है, जिसमें नीति निर्माता, शैक्षिक प्रशासक और भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के वरिष्ठ शिक्षाविद शामिल होते हैं। सामान्य परिषद के अध्यक्ष UGC के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि इसकी जनरल काउंसिल जो होती है उसके अध्यक्ष, UGC के अध्यक्ष इस जनरल काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। कार्यकारी समिति के अध्यक्ष सामान्य परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित प्रख्यात शिक्षाविद होते हैं। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसके अध्यक्ष को नॉमिनेट किया जाता है जनरल काउंसिल के अध्यक्ष के द्वारा, और ये कोई शिक्षाविद ही हो सकते हैं। NAAC को समय समय पर गठित सलाहकार समितियों द्वारा समर्थित किया जाता है। अब इसमें है नेशनल एजुकेशन, अब ये हम देख लेते हैं भारत में अन्य शीर्ष शैक्षिक निकाय। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, आप सब इसके नाम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है, जिसे 1 सितंबर 1961 को सोसाइटी, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटी के रूप में, चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में श्री अरबिंदो मार्ग पर स्थित है। NCERT भारत में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम संबंधी मामलों के लिए सर्वोच्च निकाय है। यह स्कूली शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता और सलाह देता है। ये एक एडवाइजरी बॉडी भी है जो स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइस देती है पाठ्यक्रम सिलेबस से संबंधित। ये भारत के कई स्कूलों को सहायता और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है और शिक्षा नीतियों के प्रवर्तन के कई पहलुओं की देखरेख करता है। NCERT और इसके घटक इकाइयों के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान शुरू करना, बढ़ावा देना और समन्वय करना, मॉडल पाठ्य पुस्तकों, पूरक सामग्री,
समाचार पत्र, जर्नल और शैक्षिक किट, मल्टीमीडिया, डिजिटल सामग्री इत्यादि तैयार करना और प्रकाशित करना। शिक्षकों के पूर्व सेवा और इन सर्विस यानी कि सेवा के समय और सेवा से पहले प्रशिक्षण का आयोजन करना। नवीन शैक्षिक तकनीकों और प्रथाओं का विकास और प्रसार करना। राज्य शैक्षिक विभागों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य शैक्षिक संस्थानों के साथ सहयोग और नेटवर्क बनाना। स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों में विचारों और सूचनाओं के लिए संशोधन गृह के रूप में कार्य करना। और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करना इसका उद्देश्य है। अगला है हमारा काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परिषद, CISCE। यह भारत में स्कूल शिक्षा का एक निजी और गैर सरकारी बोर्ड है। यह भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र ICSE और भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र ISC 2 परीक्षाओं का आयोजन करता है। ICSE उन भारतीय छात्रों के लिए एक परीक्षा है जिन्होंने अभी 10वीं कक्षा पूरी की है। ISC 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए आयोजित एक सार्वजनिक परीक्षा है। 1952 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक अखिल भारतीय प्रमाण पत्र परीक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय परीक्षा द्वारा विदेशी कैम्ब्रिज स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के विस्थापन पर विचार करना था। 3 नवंबर 1958 को परिषद की उद्घाटन बैठक हुई। इसकी उद्घाटन 1958 को हुआ था। दिसंबर 1967 में परिषद को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था, रजिस्टर्ड किया गया था। 1973 में दिल्ली स्कूली शिक्षा अधिनियम 1973 में परिषद को सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के रूप में सूचीबद्ध किया गया। अगला है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, NIOS। ये भारत सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्तर का एक शैक्षिक बोर्ड है। यह बोर्ड उन छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करता है जो नियमित स्कूलों में नहीं जा सकते, जो रेगुलर क्लास नहीं ले सकते। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान शिक्षा संस्थान NIOS, जिसे पहले राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के रूप में जाना जाता था, नवंबर 1989 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के अनुसरण में एक स्वायत्त संगठन के रूप में, ऑटोनोमस बॉडी के रूप में इसका गठन किया गया था। NIOS माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर सामान्य और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के अलावा कई व्यावसायिक, जीवन संवर्धन और सामुदायिक उन्मुख पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है। ये अपने ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम्स के माध्यम से प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। भारत सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से NIOS को पूर्व डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों में पंजीकृत शिक्षार्थियों की परीक्षा लेने और उन्हें प्रमाणित करने के अधिकार के साथ निहित किया, चाहे वो अकादमिक, तकनीकी या व्यावसायिक हों। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, अखिल भारतीय प्रबंधन संघ, AIMA, अखिल भारतीय प्रबंधन संघ प्रबंधन पेशेवरों के लिए भारत का राष्ट्रीय शीर्ष निकाय है। AIMA को 1957 में भारत सरकार और उद्योग के सक्रिय समर्थन के साथ बनाया गया। भारत में अखिल भारतीय प्रबंधन संस्थान के 30,000 से अधिक सदस्य हैं, जिसमें 67 स्थानीय संगठन संबद्ध हैं, एफिलेटेड हैं। AIMA प्रबंधन संबंधित गतिविधियों और पहलों जैसे दूरस्थ प्रबंधन शिक्षा, प्रबंधन विकास कार्यक्रम, अनुसंधान और प्रकाशन, परीक्षण सेवाएं और राष्ट्रीय घटनाओं और प्रतियोगिताओं का संचालन करता है। अगला है हमारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, उन्नत कंप्यूटिंग के विकास केंद्र CDAC जिसे बोलते हैं। CDAC इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है, जो IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देता है। 1988 में CDAC की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सुपर कंप्यूटरों के आयात को प्रतिस्थापित करने के संदर्भ में सुपर कंप्यूटरों का निर्माण शुरू करने के लिए की गई थी। पहले CDAC की स्थापना से पहले भारत में सुपर कंप्यूटर अमेरिका से इंपोर्ट किए जाते थे, लेकिन इसकी स्थापना के बाद फिर हमारे यहाँ ही इसकी असेंबलिंग, इसकी मैन्युफैक्चरिंग होने लगी और रिसर्च होने लगी सुपर कंप्यूटर की। तब से CDAC 1988 में परम से शुरू होने वाली कई पीढ़ियों के सुपर कंप्यूटर के निर्माण का कार्य कर रहा है। CDAC सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति में सबसे आगे रहा है, जो उभरती सक्षम प्रौद्योगिकी में लगातार क्षमता निर्माण कर रहा है और अपनी विशेषज्ञता, कैलिबर, कौशल सेट विकसित करने और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए
आईटी उत्पादों और समाधानों को लागू करने के लिए नवाचार भी कर रहा है। अगला है हमारा सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1 मार्च 1960 को भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के तहत की गई थी, ताकि हिंदी को बढ़ावा देने और उसके प्रचार प्रसार करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 351, जिसमें हिंदी का जिक्र किया गया है, के अनुसरण में पूरे भारत में इसे एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित किया जा सके। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और गुवाहाटी में 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, आपको याद रखना। अपनी स्थापना के बाद से निदेशालय हिंदी के प्रचार और विकास के लिए कई योजनाएं लागू कर रहा है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय गैर हिंदी भाषी भारतीयों और विदेशियों को हिंदी भाषा सिखाने के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम संचालित करता है। डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज भी चलाए जाते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्विभाषी, त्रिभाषी और बहुभाषी शब्दकोश और अनुवादी किताबें भी तैयार करता है। निदेशालय कई योजनाओं को इस प्रकार क्रियान्वित कर रहा है। सरकारी नौकरों के लिए हिंदी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय कई प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, जैसे हिंदी में सर्टिफिकेट कोर्स, हिंदी में डिप्लोमा कोर्स, एडवांस डिप्लोमा कोर्स और कोर्स प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा जैसे कार्यक्रम। प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा, ये तीनों इसके द्वारा चलाए जाने वाले 3 प्रोग्राम्स के नाम है। प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा जैसे कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों के लिए कर रहा है। एकल भाषी, द्विभाषी, त्रिभाषी और बहुभाषी शब्दकोशों के प्रकाशन की योजना। हिंदी लेखकों को पत्राचार पाठ्यक्रम पुरस्कार, विस्तारित सेवाएं और कार्यक्रम, ऑडियो कैसेट के माध्यम से हिंदी शिक्षण और संवर्धन, पुस्तकों के प्रकाशन खरीद के लिए सहायता की योजना सहित हिंदी के प्रसार के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान, निःशुल्क वितरण के लिए हिंदी पुस्तकों की खरीद। अगला है हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान NCERT के घटक इकाई के रूप में 1984 में केंद्रीय शिक्षक प्रौद्योगिकी और शिक्षण विभाग के विलय के साथ अस्तित्व में आया। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रौद्योगिकी अर्थात रेडियो, टीवी, उपग्रह संचार और साइबर मीडिया के उपयोग को अलग अलग या संयोजन में बढ़ावा देना है और कक्षाओं और स्कूलों में शिक्षा को बढ़ाने और उत्पादकता में सुधार के लिए इसका उपयुक्त उपयोग है। यानी कि ये ICT से भी लिंक्ड है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन हायर एजुकेशन सिस्टम। अगला हमारा टॉपिक है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान भारत में अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान है। शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्र CIEFL के नियंत्रण में कार्य करता है। वास्तव में शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्र हैदराबाद 1985 में अस्तित्व में आया। वह संस्थान एक शैक्षिक उपकरण के रूप में टेलीविज़न की क्षमता का दोहन करने और देश में तेज़ी से फैल रहे टेलीविज़न नेटवर्क का उपयोग करने वाले छोटे और दूरस्थ स्थानों के छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा को सुलभ बनाने के उद्देश्य से कार्य करता है। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद की स्थापना 1958 में की गई थी। केंद्रीय अंग्रेजी संस्थान के रूप में हुई थी। धीरे धीरे संस्थान ने अपने लक्ष्यों को दायरा बढ़ाया, जिससे अंग्रेजी शिक्षा के शिक्षण के स्तर में सुधार हुआ। प्रासंगिक अनुसंधान शुरू करने और विदेशी भाषाओं को शुरू करने के लिए इसने 3 प्रमुख विदेशी भाषाओं जैसे जर्मन, रूसी, फ्रेंच के साथ 1972 में केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान का नाम दिया गया। अभी तक CIEFL अंग्रेजी, अरबी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, रूसी और स्पेनिश भाषा कार्यक्रम ये कार्यक्रम इसके संस्थान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके 3 परिसर हैं CIEFL के, हैदराबाद, लखनऊ और शिलोंग। 3 स्थानों पर इसके कैंपस हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।